मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार पर, जिसके अंतर्गत हम न्यूमैन मॉर्गेस्टन विधि पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे रिस्क अवर्सन एंड इंश्योरेंस। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति किस प्रकार से इंश्योरेंस यानी बीमा के माध्यम से अपने जोखिम को कम कर सकता है या टाल सकता है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी उसके सामने जोखिम या रिस्क आता है, उसे कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम रखना चाहिए और उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। उन तमाम बिंदुओं का आज के वीडियो के अंतर्गत हमारे चर्चा का विषय रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर। जैसा कि हमने पिछले जो भी विश्लेषण किया था उसके आधार पर हमने देखा कि अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वो रिस्क अवर्टर्स होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जोखिम को टालने का या जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा कि 3 प्रकार के अधिकांश व्यक्ति होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में व्यक्ति आता है रिस्क लवर्स या जोखिम प्रेमी, जो कि जानबूझकर जोखिम लेने का प्रयास लेता है। दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति होता है जो जोखिम से डरता है, अर्थात हम यूं कहें जो जोखिम को कम करने का प्रयास करता है या जोखिम को टालने का प्रयास करता है। और तीसरा व्यक्ति होता है जो जोखिम तटस्थ होता है, रिस्क न्यूट्रल होता है। लेकिन अधिकांश से हम देख रहे हैं कि दूसरा किस्म का जो व्यक्ति है वो अधिकांश से पाया जाता है या लोगों की स्थिति दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिसमें वो जोखिम को टालने या कम करने का प्रयास करते हैं। आज उसी के अंतर्गत देखेंगे एक व्यक्ति किस प्रकार से जोखिम से बचने का प्रयास करता है। इसलिए हम जिस रिस्क अवर्टर्स की व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो जोखिम को टालने का प्रयास करता है, इसलिए वे जोखिम से बचने के लिए बीमा खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि एक व्यक्ति को जोखिम का सामना करने और अनिश्चितता का सामना करने से बचने के लिए एक जोखिमग्रस्त व्यक्ति है, जो रिस्क अवर्स व्यक्ति है, जो जोखिम को टालने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को कितने पैसे या प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को करना चाहिए। दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ सवाल उठता है कि हम जो हमारे सामने कई प्रकार के जोखिम, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे मतलब स्वास्थ्य बीमा होता है, किसी प्रकार का दुर्घटना बीमा होता है, आग लगने वाला जो इंश्योरेंस होता है वो है, या फिर जीवन बीमा होता है। इन तमाम कई प्रकार के ऐसे बीमा इंश्योरेंस हम देखते हैं। तो उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, एक व्यक्ति को उसके लिए कितना पैसा या प्रीमियम देना चाहिए, उसका आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए हम छोटा सा उदाहरण लेंगे, एक सरल उदाहरण के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं कि माना कोई एक व्यक्ति है, वो कोई घर खरीदता है, ठीक है, और वो घर खरीदने पर उसे 30,000 रुपये प्रति माह आय देता है। दोस्तों, एक आवास उसके द्वारा खरीदा जाता है और उस घर के द्वारा उसे 30,000 रुपये प्रति माह आय मिलती है। लेकिन यदि घर में आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि उसका जो उस आग लगने के कारण उसकी आय है वो 10,000 रुपये प्रति माह तक हो जाती है। तो कहने का यहाँ हम तात्पर्य ये है कि एक स्थिति उसके सामने ये होती है कि 30,000 रुपये प्रति माह उसे आय प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन एक उसके सामने जोखिम यहाँ मानकर चल रहे हैं, आग लगने वाला, उस घर में अगर किसी प्रकार का आग लग जाती है या ये दुर्घटना हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसको जो आय है वो 10,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। मान लें एक सरल विश्लेषण के समाधान के लिए घर में आग लगने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो हम यहाँ 50% लेकर चल रहे हैं कि 50% ऐसी संभावना है कि वो यहाँ उसके द्वारा क्या है, आग लग सकती है। तो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि आग न लगे ऐसी स्थिति में 30,000 रुपये प्रति माह उसकी आय है, लेकिन आग लग जाए ऐसी स्थिति में उसकी आय घटकर 10,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसे 20,000 रुपये प्रति माह का क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन यहाँ हम 50% संभावना है कि उसकी आग लगेगी। तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी को मानकर हम यहाँ उस घर से होने वाली जो एक्सपेक्टेड, जो प्रत्याशित, जो संभावित आय है
अर्थात प्रत्याशित आय मूल्य है, एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू है, उसका निर्धारण करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक स्थिति 30,000 की है और एक स्थिति 10,000 की है, और ये जो प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं आग लगने की वो 50% है। ये 0.5 यहाँ हम देख रहे हैं, 0.5 है ये, सॉरी 0.5 करना, और ये भी 0.5 है। तो इस प्रकार से ये 0.5 एक स्थिति आग न लगने की, और यहाँ 0.5 है जो 10,000 के साथ है वो आग लगने की स्थिति है। इस प्रकार यहाँ जो इस आवास से जो प्रत्याशित आय है, एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो 20,000 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि 50% संभावना के आधार पर उस आवास से जो प्रत्याशित जो आय प्राप्त हो सकती है वो यहाँ हम निर्धारण कर पाए हैं, वो कितनी है, 20,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये जो 20,000 रुपये जो अपेक्षित आय हम देख रहे हैं वो दो विकल्प हैं, 30,000 और 10,000। यहाँ हम देख रहे थे 30,000 आग न लगने की स्थिति में और 10,000 आग लगने की स्थिति में का उनका भारित औसत है। जैसा कि आपने सांख्यिकी में देखा होगा कि इनका भारित औसत के माध्यम से, और ये भारित औसत कितना निकल कर आ रहा है, 20,000 निकल कर आ रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे जो ये अपेक्षित आय 20,000 है वो वास्तविक आय नहीं है जो किसी व्यक्ति को मिलेगी। ये दो अनिश्चित परिणामों का हम क्या कर रहे हैं, औसत ले रहे हैं, और एक अनुमानित कर रहे हैं, एक प्रत्याशित कर रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड रख रहे हैं कि उसे 20,000 रुपये प्रति माह क्या प्राप्त हो सकती है, आय प्राप्त हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ विचार करें कि अगर वो आग लगने की कोई स्थिति ना हो, कि किसी प्रकार से नहीं है, तो बहुत अच्छी स्थिति में एक व्यक्ति रहता है क्योंकि उसे 30,000 रुपये प्रति माह तक आय प्राप्त होती है। अभी हम यहाँ देखें, आगे हम एक डायग्राम देखेंगे और उसमें इस रिस्क अवर्स व्यक्ति का आय का उपयोगिता वक्र खींचा गया है, OU, और जिसमें हम देखेंगे 30,000 आय की उपयोगिता 75 है, 75 है, और 10,000 की आय की उपयोगिता 45 है। उसे हम एक डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों, इस डायग्राम में हम यहाँ आय का उपयोगिता वक्र है, ये धनात्मक ढाल का, पॉजिटिव स्लोप का, लेकिन ये क्या है, कॉनकेव है, नतोदर है। अब यहाँ जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था, 3 प्रकार के व्यक्तियों पर हमने चर्चा की, जिसमें ये रिस्क अवर्स व्यक्ति जो जोखिम से को टालने वाला व्यक्ति होता है उसका ये नतोदर होता है, कॉनकेव होता है, क्या, आय का उपयोगिता वक्र। और यहाँ हम देख रहे हैं जैसे 10,000 आय है तब उसकी उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, 45, और अगर उसकी आय 16,000 हो, ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी हो रही है, इस सी बिंदु के आधार पर 60 हो रही है, और ये 30,000 होने की स्थिति में 75 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक स्थिति 10,000 रुपये प्रति माह, कब जब आग लगे तब उसकी उपयोगिता कितनी होगी, 45, और जब आग न लगे ऐसी स्थिति में उसकी 30,000 है, ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी होगी, 75 होगी। तो यहाँ हम इसको देखें, इस प्रकार से यहाँ अपेक्षित उपयोगिता का निर्धारण करें, तो हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि EU यहाँ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, ये 0.5 ये प्रोबेबिलिटी है आग लगने की और न लगने की। यहाँ ये उपयोगिता कितने की, 30,000 की आय की, क्योंकि अगर आग न लगे तो उसकी आय है वो कितनी रहेगी, प्रति माह 30,000 होगी, और उससे प्राप्त उपयोगिता का हम यहाँ देखेंगे। और ये दोस्तों 10,000 है, ये 10,000 है, आप इसको थोड़ा सुधार लेना, 10,000 है, और 10,000 की उपयोगिता हम देखेंगे तो यहाँ हम देखें 0.5 ये प्रोबेबिलिटी है, और 30,000 की उपयोगिता जैसा कि डायग्राम के अंतर्गत हमने देखा 75 है, और 10,000 की उपयोगिता कितनी है, 45 है। और इस प्रकार से हमें ये 20,000 जो अपेक्षित एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू हमने निकाली थी उसकी उपयोगिता हमारे सामने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकल कर आ रही है, 60 निकल कर आ रही है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के अंतर्गत भी समझने का प्रयास करें तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो ये उपयोगिता यूटिलिटी कर्व हम दिख रहा है तो ये वास्तविक स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वास्तविक आय होगी उसके आधार पर इनकी उपयोगिता होगी। लेकिन दो विकल्प हम देख रहे हैं, एक 10,000 आय का और एक 30,000 आय का। यहाँ इससे प्राप्त जो उपयोगिता है वो 45 है, और उससे संबंधित इस बिंदु को हमने ए से दर्शाया है, और 30,000 जिससे मिलने वाली जो उपयोगिता है 75 है, और उसका ये बिंदु बी है, और इन दोनों को एक सीधी स्ट्रेट लाइन के द्वारा हमने यहाँ दर्शाया है। ये अपेक्षित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को दर्शाता है। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो ये उपयोगिता वक्र है ये वास्तव में जो उपयोगिता उससे मिल रही है उसको है, और ये सीधी लाइन है वो अपेक्षित उपयोगिता को दर्शाएगा। आगे हम चलते हैं। हमने अभी तक देखा कि व्यक्ति जो आवास खरीदता है उससे उसको 30,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है,
और उससे उपयोगिता कितनी होगी, 75 होगी। अगर आग लग जाती है, ऐसी स्थिति रहेगी, तो उसकी आय 10,000 हो जाएगी और उसकी उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आग न लगती ऐसी स्थिति में उसे 30,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छी स्थिति में व्यक्ति रहता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत खड़ी हो गई कि उस घर में आग लगने की संभावना है, और वो भी कितनी है, 50% है। और उस 50% के आधार पर ये कभी आग लगे न लगे, इस प्रकार से 50% हम आंकलन लें, और उससे जो अपेक्षित जो इनकम है, एक्सपेक्टेड जो इनकम है, वो हमारे सामने निकल कर आ रही है 20,000। ठीक है, और उस 20,000 की जो अपेक्षित उपयोगिता कितनी निकल कर आ रही है, 60 निकल कर आ रही है। और इसको हम डायग्राम में भी ज़रा देख लेते हैं। ये 20,000 अपेक्षित उपयोगिता है, और ये अपेक्षित जो उपयोगिता को दर्शाने वाली एक सीधी सरल रेखा हमने खींची है, स्ट्रेट लाइन, और उसके आधार पर हम यहाँ देखें तो ये डी बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, और डी बिंदु के आधार पर देखें तो ये अपेक्षित जो यूटिलिटी है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 60 प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि 20,000 आय की अपेक्षित उपयोगिता हमारे सामने क्या निकल कर आ रही है, 60 निकल कर आ रही है। इसे एक रेखा चित्र पर हम अभी बात किए कि जो 75 उसको ए बिंदु लिया है, और ये 45 ये बी बिंदु की उपयोगिता, इनको मिलाने पर एक सीधी रेखा ए बी हमने खींची है। सीधी रेखा ए बी पर अपेक्षित उपयोगिता की मात्रा आय के अपेक्षित मूल्य के अनुरूप है। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि वो ए बी जो हमने सीधी सरल रेखा खींची है उस पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण होता है। ठीक है, चित्र में देखा गया है कि सीधी रेखा ए बी पर जो 20,000 की आय है उसकी अपेक्षित मूल्य के अनुरूप उसकी अपेक्षित यूटिलिटी हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 60 प्राप्त हो रही है, जैसा कि हमने डी बिंदु पर देखा, जिसे डी बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों हमने डायग्राम में इसको समझने का प्रयास किया है, लेकिन इसे व्यक्ति के आय के उपयोगिता वक्र OU पर देखा जाए तो उतनी ही उपयोगिता 60 जो निश्चित आय 16,000 द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा हम डायग्राम पर पुनः चलते हैं। दोस्तों हमने अभी देखा 20,000 जो अपेक्षित जो इनकम है उसके आधार पर यहाँ डी बिंदु जो अपेक्षित उपयोगिता को दर्शाता है, क्योंकि हमने देखा ये ABCD लाइन है वो अपेक्षित उपयोगिता को दर्शा रही है, क्योंकि इस ए बिंदु को और बी बिंदु को लेकर हम यहाँ चल रहे हैं। अब यहाँ हम देखें कि इस जो ये बिंदु है डी और इसके आधार पर ये हमें 60 उपयोगिता मिल रही है, और ये जो है वो यहाँ सी बिंदु पर इस पर काट रही है। इसका मतलब इस सी बिंदु के आधार पर हम देखें कि हमारे सामने ये आय प्राप्त हो रही है 16,000। तो कहने का मतलब है कि अभी हम देख रहे हैं जो 20,000 जो प्रत्याशित एक्सपेक्टेड इनकम हमारे सामने निकल कर आ रही है उससे प्राप्त उपयोगिता कितनी है, 60 है। लेकिन उतनी ही उपयोगिता 16,000 की जो निश्चित गारंटीकृत आय है उससे भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात हम यहाँ देखें कि एक तो यहाँ संभावित है, हो सकता है इससे कम भी घट सके, ज़्यादा भी हो सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन हम यहाँ ये 4,000 कम करें, 4,000 कम करें, ऐसी स्थिति में हमें 16,000 गारंटीकृत निश्चित आय प्राप्त होगी, और उतनी ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है जितनी 20,000 जो प्रत्याशित इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम है, उससे प्राप्त होती है। चलते हैं दोस्तों एक बार पुनः इस पर। तो यहाँ 16,000 द्वारा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार व्यक्ति जो 4,000 रुपये है, या चित्र में जो DC दूरी है, चित्र में कौन सी दूरी है, DC दूरी, ये आप यहाँ देख रहे हैं CD बोल सकते हैं या DC दूरी है, यानी ये किसके बराबर होगी, 4,000 के बराबर होगी, क्योंकि 20,000 माइनस 16,000 कितने हो जाएंगे, 4,000 प्राप्त हो जाएंगे। देने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे उसे प्रत्याशित अनिश्चित आय जो प्रत्याशित है, एक्सपेक्टेड है कितनी, 20,000 रुपये के स्थान पर 16,000 रुपये की निश्चित गारंटीकृत आय प्राप्त होगी। ठीक है, और इससे 20,000 रुपये की अनिश्चित उपयोगिता, अनिश्चित आय की अपेक्षित उपयोगिता कितनी है, 60 है। उसी निश्चित आय 16,000 रुपये की उपयोगिता के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य कि 20,000 रुपये जो निश्चित अपेक्षित आय की जो अपेक्षित यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 60 है, उतनी ही यूटिलिटी 16,000 की जो गारंटीकृत आय है उससे प्राप्त होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपनी अनिश्चित अपेक्षित आय में से, जो अनिश्चित अपेक्षित कितनी है, 20,000 है, एक्सपेक्टेड हमने निर्धारण किया ना 50% आग लगने की संभावना के आधार पर एक्सपेक्टेड इनकम हमने 20,000 निर्धारित किया, और उसमें से अगर 4,000 रुपये व्यक्ति दे देता है, अर्थात 4,000 रुपये उसे देने पर उसे 60 की
उतनी उपयोगिता मिलेगी जितनी 16 की निश्चित आय से प्राप्त होगी। कहने का मतलब आप यहाँ समझ रहे होंगे व्यक्ति। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ इस प्रकार एक व्यक्ति चित्र में दूरी डीसी अथवा 4,000 रुपये का जोखिम प्रीमियम देकर और देता है, और यही जो टीसी या 4,000 रुपये है वो जोखिम प्रीमियम कहलाता है। तो अभी हम देखें कि 30,000 रुपये आय प्राप्त हो रही है और उसकी 75 क्या है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 50% हम क्या रख रहे हैं, आग लगने की संभावना यहाँ मानकर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखें दोस्तों यहाँ कि आग लग जाए, ऐसी स्थिति में उसकी आय कितनी हो सकती है? 10,000 हो सकती है, और उसकी उपयोगिता एक्सपेक्टेड कितनी है? 45 है। अब कभी मतलब 50% मान रहे हैं, तो हो सकता है कभी आग लग जाए न लग जाए। इस आधार पर हमने उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है और एक्सपेक्टेड जो इनकम है उसका निर्धारण किया, और वो कितना निकल कर आई? 20,000 निकल कर आई। दोस्तों समझने का प्रयास करना। और उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है? 60 है। अब हम यहाँ इस जोखिम को कवर करने के लिए या कम करने के लिए हम किसी ऐसी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या कर देते हैं? बीमा कर देते हैं। और हम देख रहे हैं कि 16,000 रुपये निश्चित आय के द्वारा भी उतनी ही उपयोगिता यूटिलिटी मिल रही है, 60 मिल रही है। इसका मतलब व्यक्ति यहाँ 4,000 रुपये उस जोखिम जो इंश्योरेंस जो कंपनी है, बीमा करने वाली कंपनी है, उसको 4,000 रुपये दे देगा, तो उसे क्या 16,000 रुपये जो गारंटीकृत आय प्राप्त होगी, और उसके द्वारा भी क्या 60 ही उपयोगिता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे। इसलिए जोखिम प्रीमियम वह राशि है जो जोखिम से बचने के लिए एक रिस्क अवर्स व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम को कम करने का प्रयास करता है, जोखिम को टालने वाला होता है, व्यक्ति भुगतान करने के लिए तैयार होगा। और जोखिम प्रीमियम का भुगतान करके एक व्यक्ति आग से बड़े नुकसान के खिलाफ खुद का बीमा करवा सकता है। इस प्रकार से एक सुनिश्चित या निश्चित आय उसको प्राप्त होगी। और कितनी प्राप्त होगी? 16,000 रुपये। और उससे प्राप्त यूटिलिटी कितनी हो रही है? 60 हो रही है। वो निश्चित होगी, क्योंकि हमने अभी देखी 20,000 वो क्या है? प्रत्याशित है। ऊपर से इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति इस प्रकार से कई, जैसे आग लगने की स्थिति में, दुर्घटना, कोई कार दुर्घटना है या किसी और प्रकार की, या बीमारी की स्थिति में, या जीवन बीमा की स्थिति में, इस प्रकार के कई इंश्योरेंस बीमा एक व्यक्ति अपने जीवन में कराता है, जिससे उसके सामने आने वाले रिस्क या जोखिम को वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। और यहाँ ऐसा प्रीमियम देकर वो इससे क्या कर सकता है? बच सकता है। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको समझने का प्रयास करना। बड़ा सरल और सुंदर टॉपिक है, बड़ा सहज तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करना। बड़ी आसान सा है। एक जो अपेक्षित उपयोगिता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, उस पर आधारित है। और जो एक्सपेक्टेड होता है वो संभावित होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ दोस्तों उस 20,000 रुपये जो संभावित हमने उसका आकलन किया है, ये इसका मतलब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें से वो व्यक्ति 4,000 रुपये उस इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, तो उसको 16,000 रुपये की जो गारंटीकृत निश्चित आय प्राप्त होगी। और साथ ही उसकी जो यूटिलिटी होगी वो भी इस 20,000 रुपये प्रत्याशित के समान ही होगी। थोड़ा सा यहाँ हम थोड़ा सा और विचार करते हैं दोस्तों कि 4,000 रुपये जो प्रीमियम देता है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, क्योंकि विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों का कुछ अपना भी खर्चा होता है। जैसे विभिन्न कर्मचारी उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, भवन का किराया और कई प्रकार के इस प्रकार के उसके चार्जेज लगते हैं, उनके खर्चे आते हैं, इसलिए वो हो सकता है कुछ और चार्जेज इसके अंतर्गत जोड़ दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों अपने जीवन में कई बार हमने कई प्रकार की जोखिम देखते हैं, और अधिकांश से लोग इन जोखिम से कम करने के लिए, बचने के लिए कई प्रकार के इंश्योरेंस या बीमा करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इंश्योरेंस की बात की है। आगे वाले वीडियो में एक नए टॉपिक पर, नए इसी जो न्यूमैन मॉर्गेस्टन पर एक नया उदाहरण के द्वारा हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।